बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारे पास एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स। अब हम लोगों के पास जो ये ड्रग्स हैं एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, ठीक है, इनको हम एंग्जोलिटिक ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ एंग्जाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, तो इस वजह से हमारे पास ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में भी अवेलेबल होती हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आती हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो हमारे पास एंग्जाइटी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि एंग्जाइटी इज़ एन अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ टेंशन, एप्रीहेंशन और अनईजीनेस, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है एंग्जाइटी जो है ये हमारे पास नोन फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है और अननोन फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि एंग्जाइटी इज़ ए अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ टेंशन। अनप्लेजेंट क्यों है? क्योंकि जब आपको एंग्जाइटी होती है तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। टेंशन, एप्रीहेंशन और अनईजीनेस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने पढ़ना है कि जो हमारे पास एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स होते हैं इनके फिजिकल सिम्टम्स क्या आते हैं, ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स का मतलब है कि जो आपको फिजिकली नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो आप सर के दर्द को देख तो नहीं सकते, लेकिन सर के दर्द की वजह से आपका मूड ख़राब है, आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ गया, आप किसी से सही सीधे मुँह बात नहीं कर रहे, तो आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं, तो ये आपके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो फिजिकल सिम्टम्स जो हैं उसमें हमारे पास आ जाता है। और एंग्जाइटी जो होती है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, फिर मॉडरेट एंड सिवियर है। ज़्यादातर हम लोग माइल्ड एंड सिवियर करते हैं क्योंकि मॉडरेट जो है वो थोड़े अरसे में सिवियर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिवियर एंग्जाइटी होती है ना, तो उसके अंदर हमारे पास जो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं उसमें हमारे पास आ जाता है टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है मतलब लड़खड़ाना, ठीक है, और पैल्पिटेशंस, ठीक है। पैल्पिटेशंस क्या होता है? आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो आप जब हाथ रखते हैं पल्पेट करते हैं तो वो आपके हार्ट आपको फील हो रहा होता है कि आपका दिल जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास सिवियर जो एंग्जाइटी होते हैं ना उसके सिम्टम्स होते हैं। अब हमारे पास ये वाली जो ड्रग्स होती हैं इनको हिप्नोटिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास सिडेशन भी कॉज करती हैं, ठीक है। सिडेशन कॉज करने की वजह से, सिडेटिव होने की वजह से इनको हम लोग हिप्नोटिक एजेंट्स भी कहते हैं। अब हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो हमारे पास एंटी एंग्जाइटी ड्रग है ना वो हमारे पास है बेंजोडायज़ेपिन, ठीक है। बेंजोडायज़ेपिन जो है वो हमारे पास डिफरेंट नेम्स के साथ आती है, और जब भी हमारे पास बेंजोडायज़ेपिन जो है वो डिस्कवर नहीं हुई होती उससे पहले हम लोग बार्बिटूरेट्स जो है उनको इस्तेमाल करते होते थे, और इसके अलावा मेप्रोबामेट्स जो हमारे पास होती हैं ड्रग्स उनको इस्तेमाल करते होते थे। लेकिन फिर जब हमारे पास बेंजोडायज़ेपिन जो है वो डिस्कवर हो गई तो हम लोगों ने बार्बिटूरेट्स और क्या कहते हैं मेप्रोबामेट जो है उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो बेंजोडायज़ेपिन थी उसके हमारे पास इफ़ेक्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम थे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वाइडली यूज ड्रग है हमारे पास बेंजोडायज़ेपिन। अगर हम लोग बेंजोडायज़ेपिन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी? वाइडली यूज्ड ड्रग है हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास क्या है कि इसने रिप्लेस किया है बार्बिटूरेट्स एंड मेप्रोबामेट्स को, ठीक है, जो कि हमारे पास एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए पहले यूज़ होती थी। इनकी रिप्लेसमेंट है ये, और ये हमारे पास सेफ़र है यूज़ करने के लिए और मोर इफ़ेक्टिव है, ठीक है। सेफ़र टू यूज़, कोई भी ड्रग जो है वो सेफ़र टू यूज़ कब होती है? हमारे पास कोई भी ड्रग सेफ़र टू यूज़ तब होती है जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो और उसके फ़ायदे ज़्यादा हों,
ठीक है। एडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो कम। बार्बिचुरेट्स जो हैं उनके एडवांटेजेस जो हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम लोग उनको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। लेकिन बहुत सी कंडीशंस ऐसी आती हैं जिनके अंदर हमें बार्बिचुरेट्स को ही इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होती हैं। अब आपके पास दो ड्रग्स हैं, एक ड्रग जो है वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है और एक ड्रग जो है वो उससे थोड़ा सा लेस इफेक्टिव है, लेकिन जो लेस इफेक्टिव है वो लेस साइड इफ़ेक्ट्स भी कॉज कर रही है। तो आप कोशिश करते हैं कि आप उस ड्रग को इस्तेमाल करें जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है, क्योंकि अगर आपके पास साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आ जाएंगे तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को कंपनसेट करने के लिए या इरेडिकेट करने के लिए आपको और ज़्यादा ड्रग्स देनी पड़ेंगी, तो उससे और ज़्यादा आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, क्योंकि हर ड्रग का साइड इफ़ेक्ट तो होना ही होना है बॉडी के ऊपर। अगर वो एक चीज़ को ट्रीट कर रही है तो दूसरे को वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा ही रही होती है। ठीक हो गया। अब हम लोग जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। अब हम लोगों ने जब लास्ट CNS के ऊपर हम लोगों ने जो लेक्चर लिया था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि पोस्ट सिनेप्टिक जो आपका एंड होता है उसके ऊपर दो तरह से जो है वो आता है, या तो आपके वो एक्टिवेट हो जाता है या वो आपका डीएक्टिवेट हो जाए। यानी कि एक्टिवेट होने का मतलब है कि उन रिसेप्टर्स के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर आके एक्टिविटी को इन्हेंस करा देंगे, या फिर ब्लॉक। ये डीएक्टिवेट करने का मतलब था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स आके वहाँ पे एक्टिविटी को डिक्रीज़ करा देंगे। तो जो हमारे पास एक्टिविटी को डिक्रीज़ कराने वाले जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनमें हमारे पास एक हम लोगों ने पढ़ा था गाबा। ठीक है, जो गाबा है वो हमारे पास गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास बेंजोडाइज़ेपीन है ना, ये हमारे पास जाके एक्ट करता है, टारगेट करता है क्या कहते हैं गाबा रिसेप्टर्स को। ठीक है, अब गाबा रिसेप्टर्स को जाके जब टारगेट करेगा तो गाबा रिसेप्टर्स क्या करेंगे, वो क्लोराइड आइंस हैं उनकी ओपनिंग कॉज कर देंगे, और क्लोराइड आइंस ओपन होने की वजह से वहाँ पे जो है वो हाइपरपोलराइजेशन जो है वो कॉज होना स्टार्ट हो जाएगी। हाइपरपोलराइजेशन होगी तो एट द एंड एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मैकेनिज़्म बिल्कुल ऐसे ही है। टारगेट्स क्या कहते हैं हमारे पास जो क्या कहते हैं बेंजोडाइज़ेपीन है वो टारगेट करता है गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड्स को, जिसको हम गाबा भी कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे MOA मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। ठीक है, हमारे पास बेंजोडाइज़ेपीन जो है वो क्या करती है, टारगेट्स गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड गाबा गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड्स। ठीक है, अब इसके साथ मैंने ए क्यों लिखा है, जो हमारे पास गाबा है ना वो हमारे पास डिफरेंट सब यूनिट से जो है वो मिलके बना होता है। अब गाबा जो है वो कंपोज्ड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 अल्फ़ा बीटा एंड गैमा सब यूनिट्स। ठीक है, जो हमारे पास गाबा है वो हमारे पास 5 अल्फ़ा बीटा एंड गामा सब यूनिट्स से मिलके बना होता है। अब इन यूनिट्स में से जोन सी वाला यूनिट जो है वो अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड से जाके लग जाता है, तो वो उस तरह से जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब हमारे पास जो गाबा रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, गाबा रिसेप्टर्स हैं इनके ऊपर आके कौन एक्ट करेगा, बेंजोडाइज़ेपीन बेंजो आके इनके ऊपर एक्ट करेगा। गाबा रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स। ठीक है, अब ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स क्या करेंगे आगे से, ओपनिंग ऑफ क्लोराइड इनफ्लक्स, यानी क्लोराइड का इनफ्लक्स एंट्री जो है वो ज़्यादा कर देंगे, इंक्रीज़। ये इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पहले हाइपरपोलराइजेशन कॉज कर देगा, और ये हाइपरपोलराइजेशन जो है वो अल्टीमेटली हमारे पास क्या कॉज करेगी, ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमिशन जो है उसको स्टॉप कर देगी आहिस्ता आहिस्ता। डिक्रीज न्यूरोट्रांसमिशन। ठीक है,
तो ये जो है वो हमारे पास इस तरह इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन चलता है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो एक्शन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक्शन किस तरह से, क्या क्या हमारे पास इफ़ेक्ट आता है इस ड्रग को लेने से। तो हमारे पास रिडक्शन ऑफ एंग्जाइटी होती है, ऑब्वियसली बात है एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स हैं तो हम लोगों के पास एंग्जाइटी जो है वो रिड्यूस होगी। सिडेटिव इफेक्ट आता है, मैंने आपको बताया हिप्नोटिक्स भी कहते हैं इनको क्योंकि ये सिडेशन कॉज करते हैं, नींद लेके आते हैं इंसान में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमनेजिया होगा, एमनेजिया होता है मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। उसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट है और उसके अलावा मसल रिलैक्सेंट भी है, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट्स का मतलब ये है कि आपको जो अगर कन्वल्जन्स हो रही हैं तो ये उनको भी प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो एक्शंस की बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक्शन में सबसे पहले मैंने आपको बताया रिड्यूस एंग्जाइटी, दूसरी बात हमारे पास आ गई है सिडेटिव या हिप्नोटिक इफेक्ट, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है एमनेजिया, चौथा हमारे पास है एंटी कन्वल्सेंट, और बाद में हमारे पास आ जाता है मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट्स के तौर पे भी एक्ट करता है, मतलब अगर आपको स्पास्टिसिटी हुई है मसल्स के अंदर तो ये ड्रग लेने से वो स्पास्टिसिटी भी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब ये हो गया इसके एक्शन के, हमारी बॉडी के अंदर जाके कौन कौन से एक्शंस जो है उनको प्रमोट करेगा। अब हम थेराप्यूटिक यूज़ की तरफ आ जाते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर हम लोगों ने ये वाली ड्रग्स देनी है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, मैंने आपको बताया हिप्नोटिक्स हैं, सिडेशन कॉज करते हैं। तो अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, इंसोम्निया वगैरह की या डिप्रेशन की, जैसे अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप लोगों को जो है वो ये एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स जो है वो रिकमेंड करता है डॉक्टर, ठीक है। और ये वाली ड्रग्स जो हैं कभी भी खुद से नहीं लेनी चाहिए, ये हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती हैं और अगर एक पेशेंट जो है वो विदाउट एनी असिस्टेंस या सुपरविज़न जो है वो इनको खुद ब खुद ही लेना स्टार्ट कर दे तो आहिस्ता आहिस्ता ये बॉडी को इस तरह बना देती हैं कि बॉडी इनकी हायर डोजेस की डिमांड करता है जो कि अल्टीमेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थेराप्यूटिक यूजेस की। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहले एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, सेकंड स्लीप डिसऑर्डर्स, तीसरी हमारे पास जो है वो आ जाती है हमारे पास एमनेजिया एंड सीजर्स, एंड फिफ्थ पे हमारे पास आ जाते हैं मसल डिसऑर्डर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है ना वो हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन की जो है वो कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो है अल्प्राजोलम, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्लोनाजिपाम है, डायाजिपाम है और क्लोराजिपेट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सीजर्स है ना, सीजर्स के लिए हमारे पास जो है ना वो क्लोनाजिपाम जो है ना वो यूज़ होती है, ठीक है। क्लोनाजिपाम भी कह सकते हैं, क्लोनाजिपैम भी कह सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। उसके अलावा जो मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उसमें डायाजिपैम जो है वो यूज़ होता है।
वैसे अगर इसकी हम लोग फर्दर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर क्लोनाज़ेपाम, उसके अलावा डायाज़ेपाम, उसके अलावा हमारे पास जो है वो है एल्प्राज़ोलम, ठीक है। और जो लास्ट में हमारे पास आ जाती है वो है क्लोराज़ेपेट। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन जो है यानी एंटी एंग्जाइटी ड्रग जो है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट जो है ना, जिसके मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो आ जाती है ड्राउजीनेस एंड कन्फ्यूजन। जो इन ड्रग्स को लेता है वो हमेशा कन्फ्यूज स्टेट में रहता है, वो अपने डिसीजन जो है ना वो बहुत पूरली जो है वो लेता है अगर वो इस तरह के ड्रग्स। इसीलिए इन ड्रग्स को लेने के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सो जाया करें, सो दैट कि आप जो है वो कंफ्यूज स्टेट के अंदर जो है वो कोई गलत डिसीजन ना ले लें, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास एटेक्सिया भी आ जाता है अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा हायर डोजेज ले लें। तो एटेक्सिया होता है चलने में मुश्किलात आना, वॉकिंग प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी जो है वो हमारे पास हो सकती है। मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास क्या है, ड्राउजीनेस है एंड कन्फ्यूजन। उसके अलावा हमारे पास एटेक्सिया भी हो सकता है हायर डोज में। इसके अलावा आपको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है ना वो बार्बिट्यूरेट्स का है, ठीक है। ये क्या था, ये हमारे पास थी बेंजोडाइज़ेपिन्स जो कि हम लोग बार्बिट्यूरेट्स के रिप्लेसमेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन मोर इफेक्टिव जो है वो हमारे पास बार्बिट्यूरेट्स ही होते हैं। लेकिन क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं तो इसलिए हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि हम बेंजोडाइज़ेपिन से जो है वो ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें। अगर उससे कंट्रोल हो जाता है तो हम लोग फिर बार्बिट्यूरेट्स की तरफ नहीं जाते, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स जो हैं वो हमारे पास ट्रीटमेंट जिनके लिए यूज़ होता है वो ये है कि हम लोग पेशेंट को सिडेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसकी अंदर स्लीप को या तो इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि अगर उसे नींद का कोई मसला है जिसकी वजह से उसे रात रात भर नींद नहीं आती तो इंड्यूस करने के लिए, या अगर उसकी नींद बहुत कच्ची है, डिस्टर्ब्ड है, तो उस नींद को मेंटेन करने के लिए जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग बार्बिट्यूरेट्स क्यों यूज़ करते हैं, टू sedate patient and to induce and maintain sleep। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि बार्बिट्यूरेट्स जो है उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। अब क्योंकि ये एक ही कैटेगरी के ड्रग्स हैं, मतलब कि एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स के अंदर ही आते हैं, तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम एज बेंजोडाइज़ेपिन जो है उसकी तरह है, लेकिन सिर्फ एक दो जगहों पे जो है वो फ़र्क आता है। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर बार्बिट्यूरेट्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू बेंजोडाइज़ेपिन, तो उसकी क्या वजह है। सबसे पहली बात कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम एज बेंजोडाइज़ेपिन है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो बेंजोडाइज़ेपिन है वो भी गाबा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और ये भी गाबा रिसेप्टर्स को ही एक्टिवेट करता है, लेकिन ये साथ साथ ग्लूटामेट जो कि हमारे पास एक्साइटेटरी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रिसेप्टर्स को भी जो है वो ब्लॉक कर देता है कि कहीं से भी जो है वो हमारे पास रिवर्स होने के चांसेस ज़ीरो हो जाए, ठीक
ठीक है। तो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें अगर इसके, तो पहला पॉइंट क्या है, सेम एज बेंजोडाइज़ेपिन है। लेकिन ये हमारे पास गाबा रिसेप्टर्स को ब्लॉक तो करता है, बट साथ साथ क्या करता है, ग्लूटामेट रिसेप्टर्स जो हैं उनको भी ब्लॉक कर देता है। अब जो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक एंड होता है ना, उसके ऊपर सब हर तरह के जो है वो रिसेप्टर जो है प्रेजेंट होता है। अगर उसके अंदर से 2 जो हैं वो गाबा रिसेप्टर्स हैं और 3 जो हैं वो आपके पास ग्लूटामेट रिसेप्टर्स हैं, तो अब अगर आपके पास बेंजोडाइज़ेपिन आएगा तो वो सिर्फ इसको और इसको जो है वो ब्लॉक करेगा, ठीक है। लेकिन जो आपके पास ये हमारे पास क्या है, बार्बिचुरेट्स आएंगे, ये इनको तो ब्लॉक करेंगे साथ में इनको भी कर देंगे, तो कहीं से भी वो अलाउ नहीं करेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स की तरफ जाए। इसलिए ये बहुत प्रोलॉन्ग एक्शन भी करते हैं, मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और इससे पेशेंट को छुड़वाना भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर एक दफ़ा पेशेंट को आप ये देते हैं ड्रग किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो बाद में इस ड्रग ट्रीटमेंट को जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो इस ड्रग को उस पेशेंट की लाइफ से निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता डोज आपको कम करनी पड़ती है, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एकदम से आप ये पेशेंट को नहीं छुड़वा सकते, वो पेशेंट के लिए ज़्यादा डेडली हो जाती है फिर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्शन की। अब एक्शन जो है ना वो इसका मैंने आपको बताया 2 तरीक़ों से, या तो लॉन्ग लास्टिंग होगा या शॉर्ट एक्टिंग होगा। अब बार्बिचुरेट्स में भी डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं, कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट कॉज करती हैं, कुछ जो है वो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, यानी कि थोड़े अरसे में उनका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो ड्यूरेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ड्यूरेशन मीन्स एक आपके पास लॉन्ग एक्टिंग होंगी और एक आपके पास शॉर्ट एक्टिंग होंगी, ठीक है। अब लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आपके पास दोनों में फिनोबार्बिटल ही है। लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटल है और शॉर्ट एक्टिंग फिनोबार्बिटल है, ठीक है। अब जो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटल है उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना वो 1 दिन से मोर देन 1 डे होता है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट एक्टिंग जो है वो लेस देन 1 डे में ही नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर हम लोग जब ये ड्रग लेते हैं बार्बिचुरेट्स, तो इसके हमारे पास कौन कौन से बॉडी के अंदर इफेक्ट्स आते हैं, तो उसमें हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको डिप्रेस कर देता है, डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और रेस्पिरेटरी जो डिप्रेशन है उसे कॉज करता है, ठीक है। क्या करेगा ये हमारे पास 2 एक्शन कॉज करेगा। सबसे पहला जो है वो हमारे पास CNS डिप्रेशन है, यानी उसकी फंक्शनिंग को जो है वो लो कर देगा। दूसरा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो थेराप्यूटिक यूज़, ये तो इसका नॉर्मल एक्शन आ गया ना कि एक्शन ये करता है क्या। थेराप्यूटिक यूज़ का मतलब है कि हम इसको एज अ किन किन कामों में जो है वो मेडिकली कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक यूज़ का मतलब होता है मेडिकल यूज़, ठीक है। तो ये एज अ एनेस्थीसिया भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। उसके अलावा ये हमारे पास एंटी कन्वल्सेंट भी है, उसके अलावा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थेराप्यूटिक यूज़ सबसे पहला इसका यूज़ है एनेस्थीसिया,
कन्वल्सेंट, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। सेडेशन कॉज करता है बहुत सिवियर किस्म की, एंड हिप्नोसिस या हिप्नोटिक होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की, कि हमारे पास ये एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो कौन कौन से कॉज कर सकता है। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नोज़िया हो गया, और उसके अलावा हमारे पास टैकीकार्डिया हो गया, ये सारी जो हैं वो ये तो कॉमन ही है। उसके अलावा ये हमारे पास कौन कौन से करता है, उसमें हमारे पास इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन आ जाती है, मेंटल एंड साइकोमोटर इम्पेयरमेंट जो है वो भी ये वाली ड्रग्स हमें कॉज करती हैं। उसके अलावा हैंगओवर कॉज कर देती है, नोज़िया एंड डिजीनेस होने लग जाती है, एंजाइम इंडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है किसी भी वजह से, ठीक है। उसके अलावा वर्टाइगो, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। इसके अंदर ये खसूसियत है कि ये एडिक्टिव बना देते हैं, एडिक्ट बना देती है, इस ड्रग के बगैर गुजारा नहीं होता है इंसान का, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स में बात करें तो पोटेंशियल फॉर एडिक्शन, दूसरा हमारे पास है ड्राउजीनेस एंड नोज़िया, तीसरा हमारे पास है साइकोमोटर, साइकोमोटर इम्पेयरमेंट, वर्टाइगो, और एंजाइम इंडक्शन, प्लस हमारे पास एक कॉज करती है हैंगओवर्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो हिप्नोटिक ड्रग्स या एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स का जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो हैं वो उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।